आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube पोर्टल जया कोचिंग सेंटर पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का क्लास रहेगी या सेशन रहेगा वो साइंस का सेशन रहेगा। प्रत्येक जो बच्चा हमारे आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, किसी का भी बच्चा है, उन सभी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है जी। और ये लगभग आपके 50 क्वेश्चन से अब क्वेश्चंस रहेंगे। मैं प्रत्येक आपको जो आपका ऑप्शन रहेगा उसको समझाकर चलने वाला हूँ। और यदि बच्चे को इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिल सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का जो सेशन है वो बच्चों केवल केवल आर्मी वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, प्रतिपादकता कौन है। मतलब क्या रहेगा, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया, लेमार्क ने किया, ओपरिन ने किया, फिर न्यूटन ने किया। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए बच्चों। तो ध्यान रखना, जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया बच्चा, ओपरेन ने किया है। भाई नमस्ते बच्चों, नमस्ते नमस्ते। चलिए चलिए, ध्यान रखिए, चलते हैं आगे तरफ। ओपरेन ने बताया है जीवन उत्पत्ति में रासायनिक विकास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भार का एसआई मात्रक क्या है। जो आपका वेट होता है, वेट मतलब भार, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है बच्चों, किलोग्राम होता है, ओम होता है, और वाट होता है। तो बच्चा ध्यान रखिए, भार का एसआई मात्रक जो होगा वो बच्चा क्या होता है, न्यूटन ही होता है। न्यूटन को बल की भी एसआई यूनिट कहते हैं, मतलब फोर्स की भी कहते हैं, और किसी कहते हैं बच्चा आपका, किसी कहते हैं भार की भी कहते हैं। किलोग्राम का जो होता है वे होता है बच्चा द्रव्यमान का, द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है। ओम जो होता है बच्चा, ये आपका किसका होता है, ये बच्चा आपका किसका होता है, ये आपका प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, प्रतिरोध जो होती है, प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है उसका होता है। और वाट जो होता है बच्चा, ये किसका होता है, शक्ति का होता है, या फिर विभवांतर का भी होगा, शक्ति का होगा। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड्डी किस प्रकार के ऊतक है। हड्डी जो होता है वो किस प्रकार का टिश्यू होता है। वो संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, या फिर एपिथेलियम ऊतक होता है। तो ध्यान रखना, हड्डी एक संयोजी ऊतक होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है बच्चों, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को कहते हैं तरल संयोजी ऊतक जो होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, पौधे जो होते हैं एक तरफ झुकने का काम जो कर जाते हैं, जहां से ज्यादा प्रकाश मिलता है वहीं पर झुक जाते हैं। तो किस हार्मोन्स के कारण, ट्राउमेटिन के कारण, जिब्रेलिन्स के कारण, ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण, या फिर एथिलीन हार्मोन्स के कारण। तो ध्यान रखना बच्चा, एक हार्मोन्स होता है जो हार्मोन्स झुकाने का काम करेगा, वो कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जिस तरफ ये ज्यादातर मात्रा में बढ़ जाते हैं जहां से प्रकाश आ रहा है, ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 5, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है। देखिए, यदि मैं आपसे कह देता हूं पौधों की, पौधे जो होते हैं, पौधों की कोशिका, पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो बच्चा वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, क्वेश्चन है ये, किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज। कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ये पादप में पाई जाती है कोशिका भित्ति बच्चों। ठीक है जी। परंतु मैं बात करता हूं यदि किसके बारे में, कवक के बारे में, तो प्रोटीन की बनी होगी, लिपिड्स की, या सेल्यूलोज की, काइटिन की। तो ध्यान रखना किसकी बनी होती है बच्चा, वो आपकी काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज की पादप की बनी होती है, पादप की कोशिका। और बच्चा जो जंतु होते हैं उनकी बनी होती है, जंतु की जो कोशिका होती है, जंतु की कोशिका। और जंतु की कोशिका जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, वो बनी होती है आपकी किसकी, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स, या फिर आपका सेंट्रोसोम्स, या गोल्जी बॉडी। तो गुणसूत्र क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है बच्चा, सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर।
क्रोमोसोम जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, आपके अंदर कितनी संख्या होती है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। किसके अंदर? मेल, या हम कह सकते हैं पुरुष के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं महिला के अंदर। दोनों के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। गोल्जी बॉडी को बोलते हैं बच्चा आपका आपका यातायात यातायात प्रबंधक हम कह सकते हैं। यातायात प्रबंधक जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चा? यातायात जो होता है वो प्रबंधक आपका कौन सा होता है? आपका गोल्जी बॉडी होती है, जो भोजन को लाने या ले जाने का काम करती है, हम ये कह सकते हैं, जिसके अंदर कोशिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? वो सोना होता है, लोहा, हीरा या कार्बन। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वो आपके सामने है, वो हीरा होता है। हीरा एक पदार्थ है, ना कि धातु है, ना ही अधातु है। अधातु का एक अपर रूप कहा जाता है। ठीक है जी। सोना जो होता है, सबसे ज्यादा तन्यता होती है सोने के अंदर, तन्यता सबसे ज्यादा सोने के अंदर होती है। और लोहा भाई साहब आपका ये भी क्या होता है? एक धातु होता है। और सोना भी क्या है? एक धातु ही है। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो बच्चा आपके सामने लिखे हुए क्वेश्चन, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमेगा? वो विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के। तो बच्चा ध्यान रखना, विटामिन के की वजह से या के की कमी से, है ना, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और विटामिन के का यदि रासायनिक नाम आपसे पूछ लगे, रासायनिक नाम आपसे पूछने लगे तो क्या बताओगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम जो होता है बच्चा, वो होता है आपका विटामिन के का, वो होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन आपका साइंटिफिक नेम होता है बच्चा विटामिन के का। और विटामिन डी जो होता है, इसका साइंटिफिक नाम आपसे पूछने लगे तो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों। और आपसे पूछने लगे विटामिन ए का, तो बच्चा बीमारी होती है रतौंधी। और बच्चा जो आपका रासायनिक नाम होगा वो होगा रेटिनॉल। क्या होगा बच्चों? रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी से जो होगा वो होगा, बीमारी होती है सकर्बी। और साइंटिफिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है जी, ध्यान रखिए, कमेंट करके आप बताते रहिए चीजें। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों? चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करेंगे, और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेगी। प्लस में आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। दया कोचिंग सेंटर ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9 क्वेश्चन है। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कपड़े को कलर करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, वायु को शुद्ध करने में, वातावरण को शुद्ध करने में। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज किया जाता है, पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है दोस्तों। किसको? पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने में किसका यूज किया जाता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? अंडप भाग किसको कहा जाता है? नर भाग को, मादा भाग को, या ए या बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? अंडप वाला भाग है तो कहा जाता है बेटा, मादा वाले भाग को अंडप भाग कहा जाता है। मादा वाले भाग को क्या कहेंगे? अंडप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन सी गैस को रखा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑर्गन गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो भाई साहब तीसरी और 8वीं की बात कर रहा है समूह में, तो बच्चा वो रखा जाता है ऑर्गन गैस को। किसको रखा जाता है? ऑर्गन गैस को किस में रखा जाता है? 8वीं और तीसरे समूह में रखा जाता है, ये गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो CO2 में कार्बन का प्रतिशत 27.3% है, 25.2% है, 28.5% है, 30.5% है। कमेंट करके बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन का प्रतिशत होता है 27.3%। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है? तो बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर की ओर, या नीचे की ओर? ध्यान रखना, धातुओं को जो रखा जाता है वो रखा जाता है बच्चा बाईं ओर। किसकी ओर रखा जाता है? बाईं ओर धातु हैं और दाईं ओर अधातु हैं। दाईं ओर अधातु हैं। और बीच की मैं बात करता हूं तो बीच में होती हैं आपकी उपधातु। क्या होती हैं? उपधातु। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु, बीच ओर में उपधातु, ये सभी क्या होती है? एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु।
क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैथेन, एथेन, प्रोपेन। थर्ड नंबर, मैथ, एथ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ध्यान रखना, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन होंगे तो क्या होगा? C3H8। ठीक है जी, 3 तीसरा नंबर है, कार्बन 3 और हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्म सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जो ड्राई सेल होते हैं उसमें ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, स्थिर ऊर्जा के रूप में, भौतिक ऊर्जा के रूप में। वह शुष्क सेल जो काम करते हैं केमिकल एनर्जी पर काम करने का काम करते हैं। केमिकल एनर्जी इनके अंदर होती है। केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा होती है इसको हम स्थिर ऊर्जा में हम कह सकते हैं। स्थिर करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चा? ये आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला सकता है, वो घड़ी चला सकता है, वो आपका मोबाइल फोन, जो आपके छोटे छोटे बच्चे के खिलौने आते हैं उनको चलाने का काम कर सकते हैं। शुष्क सेल होगा, ड्राई सेल या पेंसिल सेल जिसको हम बोलते हैं। तो शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है, तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? प्लाज्मा होता है बच्चा, प्लाज्मा एक आपकी पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है आपकी। क्या चीज बच्चा? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था जो होती है बच्चा वो होती है प्लाज्मा। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड गैस, तीन तो ये होगी सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। और तीसरी जो चौथी जो होती है प्लाज्मा, और पांचवी जो होती है बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? निम्न तापमान होगा, साधारण तापमान होगा, या फिर उच्च तापमान या नहीं। तो तारों में तापमान जो होता है ज्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा होती है। उच्च तापमान। और जो सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक बच्चा क्या होता है? सूर्य भी तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सूर्य में क्या होगा बेटा? प्लाज्मा की प्रोसेस होती है, जिसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लो नीली क्यों दिखाई देती है? ऐसा क्या कारण होता है कि खुले हुए वातावरण में जली हुई बत्ती की लो जो नीली दिखाई देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर O2 ऑक्सीजन के कारण, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण? तो बच्चे कन्वेंट करके बताते रहिए। खुले वातावरण में जलती हुई लो जो जलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो जलेगी ही नहीं, तो ऑक्सीजन के कारण होता है भाई साहब। ऑक्सीजन के कारण जो बत्ती होती है, जो लो होती है, वो कैसी दिखाई देती है? वो नीली दिखाई देती है भाई, ध्यान रखिए। खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लो जो होती है वो कैसी दिखाई देती है? नीली। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो हम लोग जो भोजन को खाते हैं उसको स्टोर करने का जो काम करते हैं, किस रूप में स्टोर करने का काम करते हैं? लीवर हमारे काम करने का करेगा, स्टोर भी करेगा है हमारा। लीवर जो होता है स्टोरेज की पावर भी होती है इसके अंदर। तो वसा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फिर विटामिन के रूप में। तो ध्यान रखना बच्चा, जो हम लोग भोजन का संग्रहण करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम करते हैं दोस्तों। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम करते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चा? अमीनो अम्ल। क्या होती है? प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 होते हैं। वैसे कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं 9 एसेंशियल्स, मतलब 9 और 11 होते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल्स जो होते हैं, आवश्यक अनावश्यक। और विटामिन के खोज करता कौन है बच्चा? विटामिन खोज करता है फंक। ठीक है जी, फंक है। 1911 में इन्होंने बताया भाई विटामिन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर होता है मोटरसाइकिल गाड़ी में, आपने देखा होगा उसके अंदर होता है ये। तो ये किसमें होता है? वायुयान की गति को मापने का काम करता है भाई। वायुयान में कहाँ होगा ओडोमीटर? या गाड़ियों की दूरी मापने का काम करेगा, या फिर समुद्र जहाज की गति मापने का काम करेगा? वायुयान की ऊंचाई। तो ध्यान रखना, गाड़ियों की दूरी मापने का जो काम करता है वो बच्चा कौन होता है? ऑडोमीटर होता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन जो होता है बच्चा, वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, हम जिसको हम कहते हैं। और वेग में परिवर्तन कर रहा है तो इसका होता है विस्थापन अपॉन में समय। तो इससे कोई रिलेट नहीं हो रहा है। आगे देखिए, त्वरण की बात मैं कह रहा हूँ, तो वेग में परिवर्तन कह रहा है, तो बेटा वेग में परिवर्तन ये लग गया भाई। वेग में परिवर्तन, इसका मतलब ये फॉर्मूला है किसका? त्वरण का। वेग में परिवर्तन अपॉन में समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ठीक है जी, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय में परिवर्तन जो होता है तो त्वरण का होता है, त्वरण का। तो ध्यान रखिए क्या होगा बच्चा? आपका त्वरण इसका आंसर होगा। वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्म होता है वेग में परिवर्तन अपॉन में समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन ये कह रखा है, उसमें देख लीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह जो होता है, फ्लो, जो करंट का फ्लो होता है, अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। विद्युत धारा जो होती है वही प्रवाह होती है। तो वाट होता है, या किलो वाट होता है, या फिर ओम होता है, एम्पियर। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा प्रवाह की हम बात करते हैं तो बच्चों को क्या होता है? एम्पियर ही होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? एम्पियर ही होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और यही क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए
तो आपको दया कोचिंग सेंटर ऐप को जा करके डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप देख सकते हैं आपका आईक्यू लेवल या आपकी नॉलेज कितने अच्छी लेवल तक चली हुई है, आपकी तैयारी कितने अच्छी लेवल तक चली हुई है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? O3 ओजोन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को? तो ध्यान रखना बेटा, लाफिंग गैस जो होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं N2O, क्या बोलते हैं? नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं N2O। ठीक है जी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? वृषण ग्रंथि मेल के अंदर पाई जाती है। एस्ट्रोजन है, रिलैक्सेशन है, टेस्टोस्टेरोन है, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है? तो ध्यान रखना भाई साहब, आपका जो वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है, टेस्टिस जो होते हैं वृषण होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, तो वृषण ही बोला जाता है, और उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन है भाई, कह रहा है क्या? कह रहा है बच्चों कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। N2O होती है, O3 होती है, O2 होती है, पर CO2 होती है? तो मेरे दोस्तों देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो N2O निकलती है, NO2 निकलती है, O3 निकलती है, O2 निकलती है। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर जो गैस निकलती है बच्चा, वो कौन सी निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का काम करती है। कौन सा निकलती है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का काम करती है। अच्छा, आपसे पूछने लगे, ये बेटा NO2 जो होती है, जो आपका क्या होता है, आपका NO2 होती है, इसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा में हेल्प करती है। अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा कराती है ना, ये भी N2 होती है, एक होती है SO2। O3 को बोलते हैं बच्चा ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन परत सुना होगा, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज जो होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है O3। और वो जो O2 का सभी को पता है, ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं। ऑक्सीजन आपका वायुमंडल में कितना परसेंट है बच्चा? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। 21% जो होती है आपके वायुमंडल में आपकी ऑक्सीजन होती है। CO2 कितना परसेंट होती है? तो 0.03% आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होती है? वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? ऊर्जा को हम कर सकते हैं भाई, स्टोर करने का काम है, या फिर हम कह सकते हैं उसको बना सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में, स्थैतिक ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, या फिर ऊर्जा संरक्षण नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना बच्चा, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा जो होती है, एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी मेक। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर तो किया जा सकता है, परंतु ना बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? आप लेड नाइट्रेट को जोरदार तौर पर गर्म कर रहे हैं, तो कौन सी गैस निकलती है भाई साहब? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर मीथेन? जल्दी से बताइए। तो लेड नाइट्रेट को जब जोरदार ढंग से आप गर्म करते हो, तो बच्चा आपकी कौन सी निकलती है? आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 27 है, 20 परमाणु में 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसका निर्माण करेगा? क्षारीय ऑक्साइड का, अम्लीय ऑक्साइड का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 परमाणु संख्या वाला जो होता है तत्व, वो किसका निर्माण करता है बच्चा? वो करता है क्षारीय ऑक्साइड का। किसका निर्माण करेगा बच्चों? क्षारीय ऑक्साइड का जो निर्माण करता है, वो 20 परमाणु संख्या वाला तत्व काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? देखिए ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम गलत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अम्ल जो होते हैं, अम्ल का पीएच जो वैल्यू होती है वो 0 से 7 होगा, और क्षार की जो होती है बच्चा, क्षार जो होते हैं बेस जिसको हम बोलते हैं, 7 से 14 होता है। अब देख लीजिए आप, नीला लिटमस जो होता है आपको पता है, जो आपका अम्ल होते हैं, अबार एक लॉजिक होता है, अबार, अबार, ए से एसिड, बी से बेस, तो बच्चा आर से रेड। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर नीले लिटमस को लाल रंग परिवर्तित करता है, तो एसिड होता है। तो एसिड तो बच्चा ये तीनों ही है। ठीक है, ये तो क्षार है, 8-7 से ऊपर पीएच वैल्यू है।
तो इसका आंसर जो होता है बच्चा हम कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा, 6, इसका होगा सी, 6 आंसर उसका होगा। क्योंकि जो नीला लिटमस को लाल कर देते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं, है ना, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29, किसी तने हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। आपने कोई रबड़ बैंड खींच रखा है या खिंची हुई स्प्रिंग जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा है बच्चा, तो ध्यान रखना उसमें गतिज ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, या फिर सभी। तो ध्यान रखना किसी स्थिति में ऊर्जा को स्टोर करके बाद में यूज किया जा रहा है तो वो उसको हम बोलते हैं स्थिर ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है जी। गतिज ऊर्जा का होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। विशेष तौर पर ध्यान रखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। रबर जो होता है, रबड़ का बैंड तना हुआ है, खिंचा हुआ है, तो उसमें कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वर्ग के पौधों को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है। एम्फीबिया पौधा किस वर्ग को कहा जाएगा, थैलोफाइटा को, टेरियोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, या फिर जिम्नोस्पर्म को। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखिए बच्चा, किस वर्ग के पौधों को एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, तो होता है ब्रायोफाइटा। कौन सा होता है बच्चा, ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग का पौधा कहा जाता है। क्वेश्चन 31, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है कितना होता है। तो भाई साहब निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है 1.001, 1.002, 1.003, 1.004 होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना बच्चा कितना होगा, 1.003। कितना होगा, 1.003 जो होता है अपवर्तनांक होता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका होता है सबसे ज्यादा हीरे का होता है, हीरा जो होता है वो होता है 2.42, ऐसे कुछ आसपास होता है किसका, हीरे का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करता है। भाई कौन सा ऐसा भाग होता है रक्त के अंतर्गत खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। लसिका है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, ब्लड प्लेटलेट्स है। तो बच्चा ध्यान रखिए, तो खाद्य पदार्थों का जो आपका संवहन करता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा। आपके भोजन का संवहन करता है, लाना ले जाने का काम करता है बच्चे वो भोजन का। प्लाज्मा हार्मोन्स का जो संवहन करने का काम पड़ता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है बच्चा, बॉडी गार्ड। क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो होती है इसको बॉडी गार्ड कहा जाता है, बॉडी गार्ड कहा जाता है बच्चों। ठीक है जी। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है बच्चा, इसको कहा जाता है आपका क्या, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। रक्त का थक्का बनाने में सहायता जो करती है वो आपकी क्या करती है बच्चा, आपकी क्या करती है, ब्लड की प्लेटलेट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं भाई साहब। लगभग आपकी 2.5 से 3 लाख के आसपास आपकी प्लेटलेट्स होती हैं नॉर्मल व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है। उभयधर्मी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, पारा है, सीसा है, सोना। तो उभयधर्मी जो होता है बच्चा इनमें तो सिंपल है, ये कौन सा होता है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एक उभयधर्मी होता है। चलिए दोस्तों आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पारा जो होता है ये आपका आपका लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ है, तरल धातु है। ठीक है जी, तरल जो होती है लिक्विड धातु होती है कौन सा, पारा। सोना जो होता है धातु है, परंतु ये कैसे होती है, घातवर्धता या फिर तन्यता सबसे ज्यादा होती है सोने की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसकी परमाणुकता त्रिपरमाणुकता होती है। तो त्रिपरमाणुकता किसकी होती है, सोडियम की होती है बच्चा, वो आपकी फास्फोरस की होती है, पारे की या कार्बन की। तो त्रिपरमाणुकता जो होती है वो होती है बच्चा फास्फोरस की, किसकी होती है, फास्फोरस की त्रिपरमाणुकता होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइबर किसमें पाए जाते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, आपने खाया हुआ खाना वाना खाते हैं, फाइबर्स जो होता है वो किसमें होता है, वो बच्चा आलू में होता है, सलजम में होता है, स्राव में, सेब में। तो ध्यान रखना फाइबर्स जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, स्राव के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। यदि वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। यही क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आपको दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेगी। प्लस में आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमारे आर्मी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जर्म सेल। जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं, 23 होते हैं, पर 46।
तो जर्म सेल्स जो होते हैं क्रोमोसोम में कितने होते हैं, जल्दी से बताइए भाई साहब, जर्म सेल्स में कितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जर्म सेल्स जो होते हैं उसमें आपके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 36 होती है। कितनी होती है जर्म सेल्स में, सॉरी 23 होती है। कितनी होती है जर्म सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। कितनी होती है दोस्तों, 23। देखिए हमारे अंदर की मैं बात करूँ तो हमारे अंदर गुणसूत्र जो होते हैं, हमारे अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। और यदि मैं जोड़े की बात करूँ, जोड़ा जो होता है, पेयर जो होता है वो होता है 23। एक जोड़े में दो होते हैं, 23 दूनी 46। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जितने हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना 22 जोड़े, 23 जोड़े, 46 जोड़े, 48 जोड़े, ध्यान रखना कितने होते हैं, 23 जोड़े ही पाए जाते हैं। 23 दूनी 46 आपकी संख्या हो जाती है क्रोमोसोम की। और पेयर जो होता है वो कितना होगा, 23 पेयर होते हैं जोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, बल का समीकरण होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बल का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर हम कह सकते हैं, फोर्स बराबर होता है मास इंटू इंटू एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। फोर्स बराबर आप मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। देख लीजिए बच्चा, ये फॉलो हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, एफ बराबर एम ए। तो देखिए एफ बराबर एम ए जो होता है पहले ही क्वेश्चन में आपने हो रहा है, एफ बराबर एम ए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आपका होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने लगभग 40 क्वेश्चंस आपके सामने किए हैं, बड़ी अच्छे शानदार आपके क्वेश्चंस रहे हैं। यही आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास यहीं पर तक हम विराम करते हैं, आपकी क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।